चलो जी, सबसे काम की बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या बेटा नाम के लिए आप इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हो, दोनों ही नाम है इसके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। सबसे पहले आप सब मेरी तरफ देखेंगे। सबसे पहले बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है, कैसे बनती है, ये सब बातें करनी है। बेटा बनती कैसे है? बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब भी कोई स्पेशल एक्ट पास करके कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। अभी आपको लग रहा होगा कोई ऐसी एंटिटी है, लेकिन बेटा एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC नाम सुना है कभी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया नाम सुने हैं कभी? हाँ पक्का, तीनों के नाम सुन रखे हैं बेटा ये तीनों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। पहली बात, अभी मैं कुछ बातें क्लियर करूंगा उसके बाद पढ़ेंगे। बेटा इनिशियली आपको एक्ट पास करके बनाया गया, ठीक है, बन गए आप। वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी? बेटा इनिशियली आपको गवर्नमेंट ने फंड्स दिए। इनिशियली पहले गवर्नमेंट ने फंड डाले हैं बेटा, आपने गवर्नमेंट के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करा। कुछ टाइम में जब आप तरक्की कर गए फिर गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया। आज की तारीख में क्या आपको एनुअल बजट से पैसा मिलता है? नहीं बेटा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिलता था कि नहीं, पहले ये बताओ यार। अगर बोलोगे नहीं ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, पक्का बोलो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एनुअल बजट से पैसा मिलता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बेटा इसमें स्टाफ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्टाफ कैसे रिक्रूट होता था? सिविल सर्वेंट रूल्स। सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से रिक्रूट होता है और सैलरी भी सिविल सर्वेंट रूल्स के हिसाब से मिलती है। इसमें बेटा आपको कोई सिविल सर्वेंट रूल नहीं पढ़ने, आपके लिए आपका खुद का एक्ट है। आपकी क्या पावर होंगी, क्या नेचर ऑफ वर्क कर सकते हो, क्या स्कोप ऑफ वर्क हो सकता है, ये सब क्या लिमिटेशन है आपकी, ये सब डिसाइडेड है आपके खुद के एक्ट में। आपका खुद का कानून आपके लिए इट इज इक्विवेलेंट टू गुरु ग्रंथ साहिब गीता। इसको पढ़ो बस, आपको किसी लॉ को नहीं पढ़ना। आपके खुद के एक्ट में लिखी है आपकी पावर, आपकी लिमिटेशन, आपका नेचर ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क, किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, सब बातें लिखी हुई। स्टाफ रिक्रूट करना है इसी में लिखा हुआ है, उसकी कंपनसेशन वो भी इसी एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन गलती से अगर एक बात बोल देता हूं, अगर गलती से बेटा एक्ट में कभी कोई चेंज कराना पड़ जाए तो बेटा पसीने आ जाएंगे। बनाया किसने आपको? पहले बस ये बताओ, बनाया किसने? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, पार्लियामेंट में बनाया आपको, तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? बेटा पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामेंट में जाओ, प्रपोज करो कि हम ये चेंज कराना चाहते हैं, रूलिंग पार्टी प्रपोज करेगी, वोटिंग होगी, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देगा। खैर प्रेसिडेंट आज की तारीख में मैं हूं, मैं थोड़ा फ्री हूं, मैं कर दूंगा साइन, ठीक है, हाँ, फिर जाकर चेंज होगा। ऐसे नहीं हो सकता चेंज, समझ रहे हो ना बेटा? देखो पार्लियामेंट सिर्फ आपके लिए तो नहीं वेली बैठी ना कि आप आओगे और हम चेंजेस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना एकदम चेंजेस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इसलिए बेटा इसको अमेंड कर पाना बहुत मुश्किल चीज है। मैं एक एग्जांपल देकर बताऊंगा जब ये बात आएगी, ठीक है। विद दिस इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। चलो बेटा सबसे पहले मीनिंग, अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज फुल फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। फुल फाइनेंस मतलब पूरा पैसा गवर्नमेंट ने दिया था बेटा, ये इनिशियल सेटअप के लिए दिया था, बाद में नहीं दिया था। इट्स पावर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। आपकी पावर, आपकी लिमिटेशन, आपका ऑब्जेक्टिव, ये सब आपके खुद के एक्ट में लिखा हुआ है, कोई और एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बात ओके? चलो जी बढ़े आगे। फीचर्स, पहला फीचर, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। बात ओके बेटा? कहता है एक्ट कैसे बनता है, या तो पार्लियामेंट में या सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा,
एक ही तो बात है। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी कोई पास हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से होते हैं? 10th पास हो। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाम सुने? कुछ नहीं पता तुम्हारे को? अगर स्टेट लेवल पे कोई कानून बनाना हो कैसे बनता होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होता है, देन गवर्नर, वो आज की तारीख में शिवांग है यूपी का, तो ये कर देगा साइन। ठीक है जी, तो लॉ बन जाएगा स्टेट लेवल पे। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ो। इट्स द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड द लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। बात कर चुके हैं ना। पावर कहां पर लिखी है, लिमिटेशन कहां लिखा है, स्कोप ऑफ वर्क कहां लिखा है? आपके खुद के एक्ट में। ये पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपके बारे में। ठीक है। थर्ड वन, इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बेटा देखो, एक बात समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, क्लियरली समझना। आपको जो अथॉरिटी बनाएगी हमेशा वो आपको कंट्रोल करेगी, समझ लो बस ये बात को। ये बेस है पूरे चैप्टर का। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैसे बनी? किसी मिनिस्ट्री से। कंट्रोल कैसे रहेगा? मिनिस्ट्री का। आपको किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ने। कंट्रोल कौन करेगा? वही जो आपको बनाएगा ना बेटा, आपको उसको जवाब भी देना पड़ेगा और कंट्रोल भी वो करेगा आपको। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। ठीक है। नेक्स्ट वन, इट गेट इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक बात सुन बेटा, एक बार आप बन गए, ठीक है, क्या आपको किसी और एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? कहता है एक बार पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया, यू आर फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। क्या कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? अच्छा, आपको क्या लगता है अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट में दोबारा पास कराएगा? अरे नहीं यार, कंपनी एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। आपको किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। क्या आपको लगता है आपको कंपनी एक्ट की फॉर्मेलिटी अब पूरी करने की जरूरत है दोबारा से शुरू होना? नेम अप्रूवल और ये सब कुछ? पागल हो गए हो गया। अब क्या फायदा? पार्लियामेंट कोई छोटी अथॉरिटी है? कंपनी एक्ट छोटा है पार्लियामेंट से। आपको पार्लियामेंट ने बनाया है। यू फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। समझ आई बात? ठीक है, आगे बढ़ो। फिफ्थ वन, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। मैं पहले भी बोल चुका हूं बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रिक्रूटमेंट और कंपनसेशन सिविल सर्वेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सिविल सर्वेंट रूल्स नहीं चलते। आप अपने रूल बना सकते हो, नहीं तो आपके एक्ट में लिखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग होगी रिक्रूटमेंट और उसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी सैलरी। ठीक है जी, पक्की बात। बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मैं गलत बात कैसे पढ़ा दूं? क्या कह रहा है बेटा? कहता है फ्रीडम है आपको, ऑटोनॉमी लिखा है ना, ऑटोनॉमी मतलब होता है फ्रीडम। कहता है एज इट इज, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है एज इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि इनमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। बेटा मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल भी गलत बात नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। आपको बता देता हूं बेटा, जितने भी पॉलिटिशियंस को लोन होते हैं या उनकी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, सब एसबीआई से होते हैं। आप मुझे बता दो कहां से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, जबकि बाकी कोई बैंक नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिशियन की प्रोफाइल नेगेटिव है। पॉलिटिशियंस को लोन नहीं होते किसी भी बैंक से, क्योंकि पता वापस नहीं आने, लेकिन एसबीआई से हो जाते हैं। कहां से फ्री है? अभी मैं लिमिटेशन क्लियर कर दूं साथ साथ ही, ये लो पहली लिमिटेशन पढ़ लो, समझ आ जाएगा सब कुछ। द ऑटोनॉमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक। जो जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, वो नामचारे की है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द पॉलिटिकल पार्टी ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। जिस फ्लेक्सिबिलिटी की, जिस ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो ना, वो नामचारे की ऑटोनॉमी है। मिनिस्टर्स के लिए तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनकी, कुछ भी करा लें आपसे। ठीक है, चलो सेवेंथ वन, द अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लो समझा देता हूं बेटा आपको,
बेटा इसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन के सीएजी। खाली पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए, लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीएजी ही ऑडिट करता है। ये कौन होता है? स्पेशल काइंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, 10 साल प्रैक्टिस को जाएं, 1-2 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं बेटा, उसके बाद आप जाकर सीएजी बन जाते हो। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट ऑडिट कर सकते हो, जो भी मिल जाए आपको। वैसे एक बात बताऊं आपको, अकाउंट चेक होते हैं, ये समझ आ रहा है? इन्होंने बहुत सारे घोटाले भी पकड़े हुए हैं सीएजी ने। आपको कैसे पता लगा कोयला घोटाला हुआ? आपको कैसे पता लगा कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ? किसने बताया होगा? इन्होंने फ्रॉड पकड़े हैं वो सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पता है कॉमनवेल्थ घोटाला? कॉमनवेल्थ घोटाला सुना है? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, ये बताओ हुए थे? घोटाला नहीं पता क्या हुआ? अरे यार तुम तो बहुत ही यार क्या हो। मैं बताता हूं, जैसी चेयर्स पर आप बैठे हो ऐसी चेयर्स मंगाई गई ऑडियंस के लिए। ठीक है, घोटाला हो रहा है, बाद में अकाउंट्स बन के जा रहे हैं, सीएजी अकाउंट्स चेक कर रहा है। पता है एक दिन का रेंट कितना? 3000 रुपए एक चेयर का। और कुछ इन्होंने दिखाया, हमने कई हजार चेयर मंगाई और 100 दिन के लिए मंगाई। अकेले क्या बोलूं, 300 करोड़ रुपए तो बाहर कर रखे थे चेयर में। कितने रुपए की चेयर होगी है? 400-500 रुपए वर्थ होगी। 3000 रुपए पर डे रेंट। अबे अपनी खरीद लेते हैं पागलो, इतना क्यों बेवकूफ बना रहे हो? टॉयलेट पेपर तक में फ्रॉड कर रखा है, मिनरल वाटर की बोतल तक में फ्रॉड कर रखा है। मिनरल वाटर की बोतल आई जो प्लेयर्स के लिए आई, वो वहां से खरीदी 30 रुपए की, दिखा रखी 130। टॉयलेट पेपर में फ्रॉड 10 रुपए का खरीद रखा है, 20 रुपए का खरीद रखा है, दिखा रखा है 200 रुपए का। मतलब कुछ घोटाला ये कई हजार करोड़ का बैठा था आखिरी में जाकर। और तो क्या ही बोल लो यार, कुछ छोड़ते नहीं है। चलो जी खैर छोड़ो, ये भी सीएजी ने पकड़ा था। चलो जी बढ़ो आगे, मेरिट्स पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहली मेरिट, अब बेटा बड़ी गलत बात है, पहली मेरिट भी गलत है, तीसरी मेरिट भी गलत है, पर क्योंकि लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने ऐसा, तो मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। क्या बात कर रहे हो, एक बार थर्ड भी पढ़ लू। A statutory corporation is free from red tapeism. There is less file work, less formality to be completed before decision making. अरे क्या बात कर रहे हो यार, कहता कोई फाइल वर्क ही नहीं है, बहुत पेपर वर्क कम है। बेटा एसबीआई में पेपर वर्क कम है? हैरानी होगी मुझे अगर किसी ने डीमोनेटाइजेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया होगा ना, तो उसे समझ में आ गया होगा किसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। बेटा प्राइवेट बैंक भी हैं, 8-8 बजे तक काम करते हैं, घर आकर अकाउंट ओपन करके आते हैं, घर आकर। एसबीआई घर आकर तो छोड़ दो बेटा, सुबह 10 बजे पहुंच जाना, शाम के 3 बजे तक अकाउंट खुल जाए तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा। अभी आप बोल रहे हो रेड टेपिज्म नहीं है, डीमोनेटाइजेशन में अकाउंट नहीं खोला होगा अगलों ने 20-20 दिन तक एक बंदे का। तो बेटा बहुत फॉर्मेलिटी है, ये तो बस काम की बात तो लिखी नहीं है, झूठ बात लिखी है बिल्कुल, दोनों मेरिट्स गलत है। खैर नंबर लेना तो लिख देना, वैसे नॉलेज के लिए समझो कि कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड वन, सिंस द बजट ऑफ द फंड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर। ये भी झूठ बात है। कहता है क्योंकि आपको बजट से पैसा नहीं मिलता तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है चलो मैं मान लेता हूं किसी एक्सटेंट तक, पूरी गवर्नमेंट के एंगल से सोचो नहीं करती, लेकिन 1-2 मिनिस्टर फिर भी करते रहते होंगे, अपने लोन के लिए कोशिशें करते रहते होंगे। एंड फोर्थ वन, द एक्टिविटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दिस एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगेन वही बात, बेटा आपको किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। जवाबदेही किसके लिए आपकी? हमेशा पार्लियामेंट के लिए। बेटा पार्लियामेंट तो जवाब मांगेगी ही मांगेगी कि एसबीआई में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, एयर इंडिया में कैसी चल रही है। आपको पता है एयर इंडिया 2 बार खाली हो चुका है, बिल्कुल कंगाल हो चुका है, बहुत बढ़िया लॉस मेकिंग हो चुका है 2 बार, 1 बार नहीं। ये परफॉर्मेंस कहां डिस्कस होती है? हमेशा पार्लियामेंट में, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी बड़े आगे बेटा डीमेरिट्स, द ऑटोनॉमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो मैं पढ़ चुका हूं पहली डीमेरिट, सेकंड पढ़ रहा हूं। Public corporation do not have to face any competition and are not guided by the profit motive. The losses of the public corporation are made good by the government. और ऐसा ही है बेटा, एक बात सुनो, they are not guided by the profit motive.
क्या कोई प्रॉफिट मोटिव है इनका? नहीं बेटा। गवर्नमेंट का मोटिव कभी प्रॉफिट मोटिव हो सकता है क्या बेटा? इनका मोटिव तो सोशल वेलफेयर है सोचना। एक बात बताऊं आपको, आप किसी भी गांव में चले जाओ, अगर एक बैंक है ना तो सरकारी बैंक नजर आएगा आपको, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली। क्यों बेटा? गवर्नमेंट का मोटिव ही नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। एचडीएफसी बैंक दिखाना मुझे किसी गांव में जिसकी आबादी बिल्कुल थोड़ी सी हो, नजर नहीं आएगा नजर। क्यों बेटा? दे आर गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। उनको चाहिए बढ़िया डिपॉजिट हो, बढ़िया बढ़िया लोन दे हम, और क्रीम क्रीम बंदों को लोन दे और पैसे कमाए बढ़िया, इसलिए वो शहर की तरफ भागते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, इसलिए बेटा आपको सरकारी बैंक ही देखने को मिलते हैं गांव में, चाहे वहां पर आबादी थोड़ी सी हो, जहां उनको पता भी है लॉस में चलेगा ब्रांच, वो तब भी चला रहे हैं ब्रांचेस को। दे वांट रीजनल डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, वरना वो बैकवर्ड एरिया तो और बैकवर्ड हो जाएंगे। समझ आई बात? थर्ड वन, द ऑब्जेक्ट एंड द पावर ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। लो समझाने की कोशिश करता हूं, मैं ये बात बोल चुका हूं पहले, लेकिन मेरे को एक एग्जांपल देना है। बेटा देखो, एसबीआई एक्ट बना 1950s में, एसबीआई पिक्चर में आ गया, ठीक है। आपका पावर लिखा है, आपका ऑब्जेक्ट लिखा है, आपकी लिमिटेशन लिखे, सब कुछ लिखा है आपके खुद के एक्ट में। अगर कोई चीज चेंज करानी है, चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से चेंज कराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिनों का प्रोसेस है, ठीक है। एक बात बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, 1950s में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लिखा गया होगा, क्या उसमें इंटरनेट बैंकिंग की पावर दी गई होगी एसबीआई को? इंटरनेट बैंकिंग 1950s में नहीं, पक्का मानते हो? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं, पक्का मानते हो? जब ये फैसिलिटीज इंसर्ट करानी होंगी इसके एक्ट में, आपको नहीं लगता कि बहुत दिन लगे होंगे? इंसर्ट होंगी यार, होंगी कि नहीं होंगी? पक्का होंगी। आज की तारीख में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ इशू करता है। कभी तो इसके एक्ट में लिखवाना ही पड़ा होगा कि आपको ये भी पावर है। किससे लिखवा पाए होंगे? पार्लियामेंट से ही लिखवाना पड़ा होगा, और बेटा पार्लियामेंट वेली नहीं है, कुछ भी चेंजेस कराने आपको हर बार पार्लियामेंट की तरफ देखना पड़ता है। और पार्लियामेंट बेटा आपके लिए बिल्कुल वेली तो है नहीं कि आपने कहा और अगले दिन ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया अमेंडमेंट का। समझ आई बात? क्या ये ओके बात? अब चलो लास्ट वन, फोर्थ वन, द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, दे इट में चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसीज। लो समझाता हूं क्या कहने का मतलब है। बेटा देखो एक बात समझो, मान लो आज किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोटल मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी ब्रांच ने 10 लाख बैंक ड्राफ्ट बनाए, 10 लाख बैंक ड्राफ्ट बनाए, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, और मान लो हर एक पे कमीशन 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए कमीशन है, और 10 लाख बैंक ड्राफ्ट इशू करे और टोटल पैसे कमाए ठीक है। एक साल में इन्होंने 10 लाख बैंक ड्राफ्ट इशू करे, मान लो सपोज करो, और 30 रुपए कमीशन है, ठीक है। आपको भी पता है इनका ड्राफ्ट देने का तरीका, लीगली बेटा आपको 10 से 15 मिनट में ड्राफ्ट देना ही होता है पार्टी को, पर करते पता है क्या है? बंदा सुबह 10 बजे आया, मेरे को डीडी बनवाना है, शाम को 4 बजे आके ले जाना, पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं बंदे का। बेटा दे आर इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कोई ट्रेड प्रैक्टिस थोड़ी है, ये कोई प्रमोट करने वाला काम थोड़ी है, बिजनेस को तो डिमोट करने वाला काम है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, नंबर ऑफ कस्टमर गिरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन बेटा ये ना अपनी इनएफिशिएंसी कभी दिखने नहीं देते कि हम इनएफिशिएंट है। करते क्या है समझाता हूं बेटा। मान लो बेटा नेक्स्ट ईयर कस्टमर रह गए 7.5 लाख, 10 लाख की जगह, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया बेटा, कमीशन का रेट इस साल 40 कर दिया। रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा? सेम। अब कर क्या रहे हैं समझो, पैसे बराबर इकट्ठे हो रहे हैं सरकार की नजर में, पर यह भी देख लो बेटा क्या हो रहा है।
कहता है दीज बोर्ड्स आर इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लेकिन वो क्या रहा है बेटा, अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए दे चार्जेस हाई प्राइसेस फॉर इट। समझ में आ रही है बात? इनएफिशिएंसी छुप गई नहीं कि नहीं छुप गई, रेवेन्यू इकट्ठा सेम इकट्ठा हो गया, इनकी इनएफिशिएंसी छुप जाती है कि हम काम नहीं कर रहे। बेटा थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। चलो जी समझने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ देखो, पहले समझते हैं। बेटा अगर किसी भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट अकेले या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। किसी भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट अकेले या दोनों गवर्नमेंट मिलाकर अगर 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करें तो हम उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मैं बोलता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग 30% और स्टेट गवर्नमेंट की 21%, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? दोनों के मिलाकर होल्डिंग 50% से ज्यादा ही दिखाई दे रही है, 51% दिखाई दे रही है, तो बेटा ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बात समझ में आई? अब एक बात को समझने की कोशिश करना, बेटा गवर्नमेंट कंपनी कंपनी से डिफरेंट नहीं होती। आपने कंपनी बनाई, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे करे, कंपनीज एक्ट के, आरओसी के, सेबी के, सब कुछ पूरा करा, कंपनी बन गई। जब शेयर इशू करने का नंबर आया, शेयर इशू होते हैं थर्ड स्टेज पे, पढ़ चुके हो मेरे से, जब शेयर इशू करने का नंबर आया तो गवर्नमेंट ने ज्यादा शेयर खरीद लिए, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई, लेकिन कंपनी पहले है वो। अब इसलिए काम की बात बताता हूं, देखो हम फीचर बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन अगर पेपर में गवर्नमेंट कंपनी के फीचर भूल जाओ तो कंपनी के लिख देना, कोई काट नहीं सकता। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, भूल जाओ तो, लेकिन वैसे याद करके जाने, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, ऐसे तो समझ आएगा नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल, बेटा कुछ भी याद नहीं रहेगा तो ये याद रह जाए, सेल भेल गेल, सेल भेल गेल, ये क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। सेल बेल गेल बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका तो नाम सुना होगा, हरिद्वार में ही है, इंडस्ट्रियल एरिया में, BHEL। नहीं सुना क्या कभी नाम? अरे यार क्या बात करो, आपके इतने बराबर में, ठीक है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। बढ़े आगे, फीचर बढ़े, मैं बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ूंगा क्योंकि कुछ फीचर आपको नजर आएंगे कंपनी के ही। चलो जी, पहले मीनिंग पढ़ रहा हूं। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कंपनीज आर governed and ruled by the provision of Companies Act 1956 and 2013। बोल लो नया नाम, ठीक है जी। एग्जाम्पल, सेल लिखा हुआ है, आप तीनों लिख लेना, सेल वेल गेल बाद में। फीचर, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि आज की तारीख में 2013। बेटा कैसे बनती है ये ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बनती है गवर्नमेंट कंपनी? कंपनीज एक्ट 2013 में पहले आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तभी बन सकते हो आप कंपनी हो तो, ठीक है। सेकेंड वन, द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। बेटा देखो क्या कह रहा है, कह रहा कंपनी केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। और थर्ड फीचर भी पढ़ लो, दोनों इकट्ठे समझा देता हूं। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। बेटा एक बात बताऊं, सेकंड और थर्ड फीचर ये कौन सा है जो कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन था? याद कराऊं मैंने क्या बोला था? पहले मैंने बोला था कंपनी पर्सन क्यों है, क्यों पर्सन है?
क्योंकि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पर गुड्स खरीद सकती है, अपने नाम पर बेच सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी केस कर सकती है, कंपनी लोन ले सकती है। हर वो काम जो एक प्रोप्राइटर बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है। यही सब बोला था, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये लिखा हुआ थर्ड पॉइंट। कंपनी केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर हो सकता है, ये लिखा है पॉइंट सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। जो वहां पर आर्टिफिशियल पर्सन था उसको इसने बाइफिकेट करके दो फीचर में लिख दिया। फोर्थ पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि बेटा कुछ भी हो तो कंपनी अल्टीमेटली, तो आपका मैनेजमेंट कैसे चलेगा वो भी कंपनी एक्ट बताएगी। फिफ्थ वन, the employee of the companies are appointed according to their own rules and regulation as contained in memorandum and article of association of company। बेटा वर्ड याद है एमओए और एओए। एम्प्लॉई से डिसाइडेड मैटर, एम्प्लॉई से रिलेटेड मैटर, क्योंकि इनसाइडर मैटर है इसलिए एओए से डिसाइड हो जाएगा वो। ठीक है ना। सिक्स्थ वन, it can raise capital by issue of various security, it is free to use its revenue for the growth and the expansion of the company। बेटा एक बात सुनो, just like a normal company, आपको पैसे कैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट देगी एनुअल बजट से। पैसे कैसे मिलेंगे? नॉर्मल कंपनी को कैसे मिलता है? शेयर इशू करती है मार्केट में, लोग शेयर खरीदते हैं, वहां से मिलते हैं ना पैसे, बिल्कुल वैसे ही करेगी ये भी। शेयर इशू करेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आप उस रेवेन्यू से बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसको ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज करोगे कंपनी के लिए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी। समझ आई बात? सारे फीचर ओके। मेरिट्स बेटा एक बात बताओ, वैसे फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि नहीं? लग रहा है बस। करोड़ों के बिजली के बिल इन्हीं के ही पेंडिंग होते हैं, फिर कोई फ्री नहीं है बेटा, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी फ्री है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर जगह पर है। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। मेरिट्स, द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा कहता है गवर्नमेंट कंपनी बनना है तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन पूरे करो, आपके लिए कोई अलग कानून पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं है। ये किससे कंपेयर करते हुए बोल रहा है? स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन से। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, बोलना है ना मैंने। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, एयर इंडिया एक्ट, वो स्पेशल पास हुए हुए हैं बेटा। ये उससे ही तो कंपेयर करते हुए बोल रहा है। किसके लिए स्पेशल एक्ट नहीं चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ठीक है ना, ये तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। सेकेंड वन, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो एक बात सुनो, कंपनी में there is a separate legal entity between the company and its member। कंपनी के मेंबर अलग बात, मेंबर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी के मेंबर अलग बात होते हैं, कंपनी अलग बात होती है। वहां यहां भी तो यही कहानी है बेटा। देखो कंपनी बनी और आपके शेयर होल्डर है गवर्नमेंट। मैं तो फिर वही बात बोल रहा हूं, कंपनी अलग बात, शेयर होल्डर अलग बात। शेयर होल्डर गवर्नमेंट है तो क्या है, तो अलग ही बात। यहां बेटा गवर्नमेंट अलग चीज है और कंपनी अलग चीज है। यही याद करो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। वहां क्या लिखा था कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एक बात। यहां बेटा अलग अलग बात है। समझ आई बात? ओके बात। चलो लास्ट, नहीं थर्ड वन, इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजरियल डिसीजन। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑटोनॉमी मतलब होता है फ्रीडम। कहता है फ्रीडम है, सारी फ्रीडम है आपको। हाँ पता है कितनी फ्रीडम है, बहुत अच्छे से पता है। Fourth one, these company by providing goods and services at reasonable prices able to control the market। बेटा देखो ये एक बहुत काम की बात है। देखो आप अगर ये सोच रहे हो क्योंकि हमारे साथ नाम जुड़ गया गवर्नमेंट का तो हम मार्केट में पूरी पकड़ बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बेटा कंपीट करना पड़ेगा। अपने गुड्स एंड सर्विस सही रेट पे बेचोगे तो ही आप मार्केट में पकड़ बना सकते हो। गवर्नमेंट के नाम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अपने गुड्स एंड सर्विस रीजनेबल प्राइस पर बेचो और करो मार्केट को कंट्रोल, जैसे नॉर्मल कंपनीज कर रही हैं। गवर्नमेंट के नाम का एडवांटेज कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ो बेटा। डीमेरिट्स, सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। क्या कह रहा है बेटा?
Since the government is the only shareholder in some of the companies, provision of the Company Act does not have much relevance. समझना जरा, मेरी तरफ देखना बेटा, 51% या उससे ज्यादा शेयर हो तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो। मैं बोलता हूं पूरे 100% शेयर नहीं हो सकते, इन तीनों में पूरे 100 हैं, नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं बेटा। Since the government is the only shareholder in some of the companies, दिखाई दे रहा है? जब भी 100% शेयर होंगे तो गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, कोई दूसरा है नहीं। कहता है ऐसे केसेस में कंपनी एक्ट की ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। बेटा बिल्कुल सही तो बोल रहा है। मैं बोलता हूं इस कंपनी ने कोई गड़बड़ करती, आरओसी नोटिस भेजते टाइम 50 बार सोचेगा। आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगा? गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? पक्का ना? बात समझ आई? सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। बेटा पार्लियामेंट को जवाब देना है। किसने बनाया आपको? कंपनीज एक्ट नहीं यार, है किसने बनाया? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बने। आपके शेयर होल्डर कौन है? अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के और 49% दुनिया के, तो बेटा आपकी जवाबदेही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जवाबदेही किसके लिए है? उन 51% शेयर होल्डर और उन बचे हुए 49% के लिए। यानी कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा आपको, और बेटा अगर जनरल पब्लिक भी मेंबर है तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गलत क्या किया और सही क्या किया, और गलत हो गया तो क्यों हो गया। ठीक है ना? एंड लास्ट वन, the government company are treated as the personal property of the minister, the interference of minister is frequent। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा तीनों की तीनों देख लेना, कोई भी फ्री नहीं होती पॉलिटिक्स से, सब में ही पॉलिटिक्स है और अपने ही लेवल की पॉलिटिक्स है। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं बेटा करोड़ों के बिजली के बिल इन्हीं के बकाया होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही, और तो क्या ही बोलूं आपको। ठीक है जी, चलो जी बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ज्वाइंट वेंचर एंड मल्टीनेशनल कंपनी। अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। हम बात कर रहे हैं बेटा ज्वाइंट वेंचर की और मल्टीनेशनल कंपनी की, सब सामने देख रहे हैं बेटा। पहले इन दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों के फीचर या एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है? दोनों टॉपिक एक ही साथ खत्म होंगे, एक ही बार हेडिंग बताऊंगा, देख लेना आप। ठीक है? मैं इस तरीके से बताऊंगा कि दोनों टॉपिक एक सिंगल शॉट में खत्म हो जाएंगे। चलो जी देखते हैं बेटा। बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है बेटा? ज्वाइंट वेंचर होता है पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज। जब दो कंपनीज आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर लेती है तो उनको बोलते हैं हम ज्वाइंट वेंचर। जस्ट लाइक हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, हाँ जी बाबू जी, और इसलिए याद नहीं आ रहे क्योंकि बैच भी नहीं आते, टाटा डोकोमो। बेटा पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। मारुति सुजुकी ने की है, हीरो होंडा की भी बहुत टाइम चली है, और बेटा टाटा डोकोमो भी चला है बहुत टाइम। ठीक है ना? एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। बेटा नाम में ही सब कुछ है, पढ़ने की कोशिश करो। मल्टीनेशन, हर वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में है वो मल्टीनेशनल कंपनी है यार। नहीं, हर वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन समझने के लिए अब एक बात बताता हूं बेटा। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आई, फॉरेन में तो वो ऑपरेट कर ही रही है, अब वो इंडिया में आई, अब वो क्या करती है बेटा? इंडिया में आती है, इंडिया की कंपनी ढूंढती है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है? इंडिया में आकर उसने पार्टनरशिप कर ली इंडियन कंपनी के साथ। देखो क्या होंडा मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? जापान में है, इंडिया में भी आ गए, लेकिन इंडिया में आकर आपने पार्टनरशिप कर ली। आप एमएनसी तो थे ही थे, आपने ज्वाइंट वेंचर साथ में कर लिया। इसलिए बता देता हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द एमएनसीज हमेशा पार्टनरशिप करती है वहां की लोकल फर्म के साथ। इसीलिए बता रहा हूं, जब आप ये एडवांटेज इसकी 6 खोल के देख लेना एनसीईआरटी में और इसकी 6 खोल के देख लेना, आपको फर्क ही नहीं समझ में आएगा। दोनों की एडवांटेज बिल्कुल सिमिलर लिखी गई है। ठीक है? लेकिन मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, मैं इस एंगल से बात करूंगा, समझ आपको यह भी आ जाएगा। 6 की 6 हेडिंग यहां पर चिपका देना।
ठीक है जी। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, जब पार्टनरशिप की गई, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की, तो दोनों को एक दूसरे का कोई फायदा ही नजर आया होगा, तभी तो पार्टनरशिप की गई। हीरो को कोई फायदा है होंडा का? हाँ होगा, पक्का होगा। होंडा को कोई फायदा है हीरो का? पक्का होगा, तभी पार्टनरशिप है। मारुति को कोई फायदा नजर आया होगा सुजुकी में? पक्का आया होगा। और सुजुकी को भी कोई नजर आया होगा फायदा मारुति में, तभी तो पार्टनरशिप चल रही है। लो करते हैं बात। बेटा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो पहले आप ये बताओ सुजुकी को मारुति ने क्या क्या फायदे दिए होंगे? सोचना ही है बस, फायदा क्या दिया होगा। सबसे पहले मैं ही बता देता हूं, आपने तो बताना नहीं है। शायद फायदा मिला होगा इनोवेशन का, शायद फायदा मिला होगा टेक्नोलॉजी का, शायद फायदा मिला होगा कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का, पक्का। बेटा देखो एक बात समझने की कोशिश करो। मान लो मारुति जब तक पार्टनरशिप नहीं हुई थी 5,000 करोड़ की कंपनी थी। सुजुकी ने ऑफर करा कि पार्टनरशिप करते हैं और हमारे पास 10,000 करोड़ के रिसोर्सेज हैं, मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनाते हैं। कहीं ना कहीं बेटा सुजुकी एडवांटेज रिसोर्सेज वाइज नहीं दे रहा मारुति को। 5,000 करोड़ की कंपनी एक रात में 15,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। आपको नहीं फायदा कुछ नजर आ रहा है इसमें? क्या रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं? 100% होते हैं ज्वाइंट वेंचर में रिसोर्सेज इंक्रीज। और आपको एक और बात बता देता हूं बेटा, देखो यहां पर एक और एक दो नहीं है, ज्वाइंट वेंचर होने के बाद एक और एक 11 हो जाते हो आप। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप इंडिविजुअली 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है, मान लो मारुति 200 करोड़ का कमा रही थी और सुजुकी 400 करोड़ का कमा रही थी इंडिविजुअली, बेटा जब इकट्ठे हो गए ना तो 600 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा, 600 करोड़ से हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा। एग्जांपल लेकर बताऊं, मान लो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और मान लो ये आईसीआईसीआई बैंक है। ये 200 करोड़, ये उल्टा कर लो, ये 400 करोड़ कमा रहा है और ये 200 करोड़ कमा रहा है इंडिविजुअली। मान लो, मानने में क्या जाता है, जब ये मर्ज होंगे बैंक, मान लो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, और इकट्ठे एक बहुत बड़ा बैंक फॉर्म करते हैं, आपको लगता है 600 करोड़ कमाएंगे? शर्त लगा के बोल रहा हूं, रिसोर्सेज बचा जाएंगे ये। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, आप विजय टाकिस पर जाते हो बेटा, दोनों के एटीएम आमने सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। अरे इतनी कॉस्ट कौन खर्च करेगा जब दोनों बैंक एक हो चुके हैं, एक उतरवा दो, पैसे बचे। आप फॉर्म अलग अलग प्रिंट कराते हो, पे इन स्लिप का फॉर्मेट आपका अलग है, आईसीआईसीआई का अलग है, डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट आपका अलग है, इनका अलग है, इंटरनेट बैंकिंग पे आपके पैसे अलग खर्च होते हैं, इनके अलग खर्च होते हैं, डेबिट कार्ड आप अलग प्रिंट कराते हो, ये अलग कराते हैं, सब कुछ इकट्ठा कर दो, नहीं बचेंगे पैसे। आपको लगता है प्रॉफिट 600 करोड़ का होगा? बहुत ज्यादा होगा, 600 करोड़ से बहुत ज्यादा। बेटा ज्वाइंट वेंचर में रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट बराबर नहीं रहेंगे, मैं पक्का बोल रहा हूं, प्रॉफिट बहुत बढ़ेंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो मारुति को मिला है सुजुकी से, वो है टेक्नोलॉजी का। बेटा आपको पता है ना, इंडियंस R&D में पैसा नहीं खर्चते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसा नहीं खर्चते, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास बचता ही नहीं है। और वैसे भी इंडियंस तो खर्चना ही चाहते, इंडियन कंपनीज खर्चना चाहती, वो कहती है कस्टमर को बस प्रोडक्ट भेड़ दो, बस किसी भी तरीके से, अच्छा ना बनाओ, भेड़ो बस। बेटा फॉरेन कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती है R&D में, बहुत ज्यादा, और जितना वो पैसा खर्च करती हैं बेटा उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है। इंडिया इज पुअर इन टेक्नोलॉजी, पुअरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। हमारा सारा टेक्नोलॉजी में कोई माड़ा नहीं है, हम तो 100 के भी बाद आती है हमारी रैंक। 200 से ज्यादा कंट्री है वर्ल्ड में, हमारी रैंक 100 के बाद है टेक्नोलॉजी में। जापान इज द नंबर 1। आपको नहीं लगता सुजुकी ने कोई फायदा दिया होगा मारुति को टेक्नोलॉजी का? सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी होंगी, कैसे इंजन बनाना है, नहीं लगता? पक्का ना? जितनी भी मारुति सुजुकी कार में इंजन देखते हो ना बेटा, सारे इंजन सुजुकी ही फ्रेम करता होगा। बात समझ आई? तीसरा फायदा इनोवेशन। बेटा उनके, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, इनोवेशन क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी सोचकर गुड्स को प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। इनोवेशन में भी दिमाग उन्हीं का चलता है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको पता है इंडियन कंपनीज कितने पैसे खर्च किया करती थी R&D में? सिर्फ 2% अपने प्रॉफिट का, और फॉरेन कंपनी 20%।
फिर आपको पता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन किनके पास होगा? हमारे पास तो नहीं होगा ना, जब पैसे ही नहीं खर्चते। इंडिया में वैसे रिसर्च करता कौन है? आज यही पूछ लूं मैं, किसकी जिम्मेदारी है रिसर्च की? कंपनीज किससे कराती हैं रिसर्च? एक अथॉरिटी है, IITians, दूसरी है नहीं। यार इसका नाम सुना है या इसका भी नहीं सुना? IIT का नाम सुना है? नहीं सुना? हाँ सुना, ठीक है, कुछ तो सांस आई मुझे। हाँ जी बेटा, ये फायदे तो मिले मारुति को सुजुकी से। सुजुकी को नहीं मिला होगा कोई फायदा, मारुति से मिला होगा। सबसे पहला फायदा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इंडिया में जितनी सस्ती लेबर है, जितना सस्ता रॉ मटेरियल है, जितनी सस्ती कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या इतनी उतनी सस्ती है क्या जापान में? डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर बेटा मिनिमम वेज एक्ट ना बहुत ढंग से पूरा होता है। एप्पल कहां की कंपनी है? US की, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर बेटा बहुत तरीके से लॉ फॉलो होते हैं, आपको पता है। वहां पे बेटा मिनिमम वेज एक्ट है। मान लो बेटा US में बोलता है मिनिमम वेज, अगर आपने एक दिन में एक बंदे से काम कराया, वो भी वर्किंग आवर भी फिक्स है, 7-8 घंटे उससे काम करा, आपको मिनिमम $500 पे करने पड़ेंगे। $500 कितने रुपए हैं हमारे? 35,000, लगभग 70 रुपए के हिसाब से। 35,000 इंडिया में पूरा दिन काम करा लो एक बंदे से, 7 घंटे 8 घंटे, 200 रुपए दे देना, 300 रुपए दिहाड़ी। बेटा सुजुकी को इससे कम कॉस्ट कहीं नहीं मिल सकती थी। उसको फायदा क्या मिला इंडिया आने का? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही कार वो अगर अपनी कंट्री से बनाए तो उसको 8 लाख की पड़ेगी, इंडिया में वो 7 लाख की बेच जाती है कार, और उसमें भी कम से कम 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं हर कार में। कभी सोचा है बेटा इतनी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फायदा? सेकेंड वन बेटा, या कह लो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। आप एक बात बताओ, अगर सुजुकी नई नई आती है मार्केट में और अकेले ऑपरेशन स्टार्ट करती है इंडिया में, बेटा उसको नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता। लेकिन बेटा मारुति को कौन नहीं जानता इंडिया में? या डोकोमो ने आया सीधा टाटा से टाई अप किया। टाटा कौन नहीं जानता टाटा को? पता कब की कंपनी है? 1907, 1907 की कंपनी है। पूरे इंडिया में कौन नहीं जानता टाटा को? बेटा आपको क्या फायदा मिला? बना बनाया नाम। आपको गुडविल बनाने पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, रेप्यूटेशन बनाने पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। रेप्यूटेशन तो आपको बनी बनाई मिली है, ठीक है ना? इतनी बात ओके। एक और फायदा मिला होगा बेटा, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। लो जी, क्या फायदा मिला? बेटा आप पहले एक ही कंट्री से ऑपरेट करते थे, आप इंडिया में आए, इससे वास्ट कंट्री क्या मिल सकती है? 121 करोड़ लोग, कार का शौक हो साथ में, और आप कार बना रहे हो। और क्या चाहिए बेटा? क्या आपको एक मार्केट मिल गई? बेटा बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। पहले आप सिर्फ एक कंट्री में थे, आपके पास सिर्फ जापान एक मार्केट थी, अब आपके सामने 2 मार्केट और खड़ी हो गई, ठीक है ना? एक और फायदा मिला बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लो एक बात समझाता हूं बेटा, देखो मारुति ने ना अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से बना रखा था। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एक ऑथोराइज्ड डीलर अपॉइंट कर रखे थे और ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश कर रखे थे। ऑथोराइज्ड डीलर भी और ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर भी एस्टैब्लिश कर रखे थे। सुजुकी ने कहा हमारे साथ टाई अप कर लो, उसने कहा ठीक है। मान लो टाई अप एग्री हो जाता है। देखो एक बात बताओ, क्या मारुति सुजुकी को कोई अपने अलग ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस सेंटर तय करने हैं? कुछ भी तय नहीं करना। क्या होगा बेटा, पहले जो बोर्ड लगा था मारुति का, अगले दिन बोर्ड उतरेगा, बोर्ड पे लिखा जाएगा मारुति सुजुकी, हो गया। सुजुकी को फायदा क्या मिला मारुति का? बेटा बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाना, कोई ऑथोराइज्ड डीलर अपॉइंट नहीं करने, कोई ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर नहीं बनाना, हर डिस्ट्रिक्ट में पहले ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये सब मर्ज हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जो ज्ञानपुल के सामने बैंक होता था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है, जैसे ही बैंक मर्ज हुआ
बोर्ड हटाया, बोर्ड लग गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोट रोड में बैंक होता था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बोर्ड हटा, एक रात में बोर्ड लग गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कोई दोबारा बनाना है, बोर्ड हटाना है बस, ये एक दूसरे के फायदे मिले। ठीक है बेटा, यही 7 मेरिट इधर है, खत्म। ठीक है, अब चैप्टर 15 से 20 मिनट का बचा है, अभी एक और ब्रेक लेंगे फिर करेंगे स्टार्ट। 1-2 साल पहले ना आपके कोर्स में 3rd चैप्टर में एक टॉपिक इंसर्ट हुआ है ट्रिपल पी। ठीक है, इसको समझना है पहले बाबू। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने नाम सुना हुआ होगा इसका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लो समझाता हूं बेटा आपको ये क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। बेटा इंडिया में ना आप बहुत सारे, मेरे को अभी बुक की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर आप यहां पर फोकस करोगे ना आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ठीक है बेटा, इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द बड़ी कंस्ट्रक्शन बोर्ड सिस्टम में बनती है। बोर्ड सिस्टम समझते हो क्या होता है? मैं बहुत डिटेल्ड बताऊंगा ये बात। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अभी खैर आप इस चीज को जानने के लिए बहुत बच्चे हो, मेरे को भी बहुत बाद में पता लगा था, लेकिन मैं आपको आज ही बताऊंगा। बोर्ड सिस्टम क्या होता है बेटा? बिल्ड करो, ऑपरेट करो और ट्रांसफर करके चले जाओ। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मोस्ट ऑफ द हाईवेज बनते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती, इंडियन गवर्नमेंट देती है लैंड। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। ये है गवर्नमेंट ने दी लैंड, प्राइवेट प्लेयर को कहा कि आप कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। लेट सपोज की कॉन्ट्रैक्ट मिला L&T को, एक कंपनी है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। और क्या करा बेटा? हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया। लेट सपोज वो हाईवे दिल्ली टू मुंबई है, हाईवे बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? देखो समझो, वो कहता है बिल्ड करो, बिल्ड कर दिया L&T ने। ऑपरेट करो, ऑपरेट भी करना शुरू कर दिया। यानी कि बेटा जितने टोल टैक्सेस इकट्ठे होंगे उस हाईवे तक, गवर्नमेंट कहेगी 30 साल के लिए हाईवे आपका। क्योंकि दिल्ली टू मुंबई आपको पता है कितने अरबों रुपए लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन में, अरबों रुपए फूक रखे हैं L&T ने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करेंगे हम? ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं 30 साल तक। 30 साल तक जितना टोल टैक्स होगा सब आपका, सारा वो ले रहा है, ठीक है। और 30 साल के बाद ट्रांसफर करके चले जाओ, गवर्नमेंट के नाम लिखकर चले जाओ। बिल्ड आपने किया, ऑपरेट आपने किया और उसके बाद ट्रांसफर करके चले गए। बेटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जांपल और बताता हूं, और अभी तो मैं थकूंगा भी नहीं, मैं तो इतने एग्जांपल दूंगा आपको, आप थक जाओगे पक्का। इंडिया में क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बोर्ड सिस्टम है, आपके सहारनपुर सिटी में भी है, बताता हूं। चलो जी, खैर पहले इससे पहले एक एग्जांपल और देता हूं। टर्मिनल 3 ऑफ IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, यहां से लगभग सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। आपको पता है किसने कंस्ट्रक्ट करा? L&T। जितने भी प्लेन पार्क होते हैं वहां पर सारे पार्किंग चार्जेस देते हैं L&T को। बिल्ड उसने किया है, अभी वो ऑपरेट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट के नाम लिखकर चला जाएगा। ट्रांसफर बाबू, दिल्ली मेट्रो बोर्ड सिस्टम में उन्होंने ऑपरेट बिल्ड किया है, वही ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। जितनी टिकटिंग चार्जेस है, शायद जर्मन कंपनी है उसकी जेब में जाती है, क्योंकि बिल्ड उन्होंने किया है। कुछ टाइम के बाद दिल्ली गवर्नमेंट के नाम लिखकर चली जाएंगे, ट्रांसफर, ठीक है। सहारनपुर का जनकपुरी चौक, क्लार्क होटल के आसपास वाला चौक, ज्ञानानंद जी महाराज ने लिया था, पता है आपको? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पता है? DMSSP के साथ, सहारनपुर के। किसने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है? मैंने, सच बोल रहा हूं, ठीक है। हां जी, वो बिल्ड करेंगे, वही ऑपरेट करेंगे, अगर कोई मेंटेनेंस होगी वही करेंगे, और कुछ टाइम के बाद ट्रांसफर करके चले जाएंगे। ट्रांसफर करने तक उनके ऐड चलेंगे, गीता के उपदेश लिखे हुए वहां पर, वही चलेंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उस चौक का नाम होने वाला है गीता चौक, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। ये है ट्रिपल पी मॉडल, समझ आया बात? ओके, बढ़े आगे। चलो जी,
बेटा अभी फिलहाल मेरे को ना एक चीज का जिक्र करना है, एक टॉपिक का जिक्र करना है, ऑल्दो इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है एनईपी और एनआईपी सिंस 1999। आप एक्सपर्ट हो इसके, मैंने तो बस आपसे पूछना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। कभी ना कभी तो हमने पढ़ी है ना बेटा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिलहाल मेरा बेटा मैटर सिर्फ ही है प्राइवेटाइजेशन। लो बाबू लो, मैं लिख देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। प्राइवेटाइजेशन, लो जी ये समझाना है मेरे को। वैसे मुझे पता है आप एक्सपर्ट हो, लेकिन मेरी बात सुन लोगे तो पक्का कुछ नॉलेज में एडिशन हो जाएगा। बेटा देखो, अगर गवर्नमेंट किसी भी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो मुझे बोलते हैं पीएसयू है, ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है। एक टाइम था बेटा इंडिया में 1991 से पहले जब गवर्नमेंट ऐसी 246 इंडस्ट्री में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करती थी। 246 इंडस्ट्रीज और उनमें 51% से ज्यादा शेयर। अभी मैं आपको पहले एक फर्क क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में ना कंपनी घूम रहा होगा, लेकिन मैं बोल इंडस्ट्री रहा हूं। आपको पता है इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी वाइडर टर्म देन अ कंपनी। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की तो एक इंडस्ट्री में बेटा बहुत सारी कंपनीज होती हैं। मैं बात करूं टायर इंडस्ट्री की तो एमआरएफ एक कंपनी है टायर इंडस्ट्री में, सीएट एक कंपनी है, गुडईयर एक कंपनी है, राल्को एक कंपनी है, ब्रिजस्टोन एक कंपनी है, और भी होंगी, अपोलो टायर्स एक कंपनी है। एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती है। ऐसी 246 इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा। कंपनी सोच सकते हो, हजारों कंपनी गवर्नमेंट की चल रही है, हजारों। पता है क्या कर रही थी गवर्नमेंट? हर चीज को कंट्रोल कर रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी अच्छा ये धंधा ये भी मैं कर लेती हूं, ये धंधा अच्छा ये भी मैं कर लेती हूं, अच्छा इस चीज का धंधा ये भी मैं कर लेती हूं, सब में प्रॉफिट मैं कमाऊंगी। पर बहु पता है क्या रहा था? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। करो हर चीज को कंट्रोल, कुछ भी नहीं होगा कंट्रोल पक्का। क्या हो रहा था पता है आपको? सारी लॉस मेकिंग, ए टू जेड, किसी में प्रॉफिट नहीं, ए टू जेड लॉस मेकिंग। बेटा इन्हें हम बोलते हैं सिक एंटरप्राइजेस। क्या बोलते हैं? सिक एंटरप्राइज। बाबू इनको बीमारी लग गई थी, बहुत खतरनाक बीमारी। बीमारी का नाम है लॉस मेकिंग। पहली लॉस मेकिंग, दूसरी लॉस मेकिंग, तीसरी लॉस मेकिंग, ए टू जेड इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, हमें बेचना पड़ेगा इनको। ठीक है, अभी सुनते जाना, कहानी है बहुत तगड़ी, बहुत लंबी देर तक चलेगी ये। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कैसे कर रहा था प्राइवेटाइज? गवर्नमेंट ने कहा हम ये शेयर बेचेंगे। कब तक बेचेंगे? जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल 49% या उससे कम नहीं आ जाता तब तक बेचेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल 49% और लेस आ जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल कितना आ जाएगा? 51% या उससे ज्यादा आ जाएगा। इस सिचुएशन को ही तो बोला था प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट प्लेयर शेयर खरीद लें, 51% से ज्यादा शेयर उनके हो जाए तो, और हमारे कंट्रोल 49 से लेस रह जाए। इसी सिचुएशन को बोला था प्राइवेटाइजेशन, पता है आपको। लेकिन गवर्नमेंट ने काम किया, गवर्नमेंट ने कहा सारी नहीं, 3 हम अपने लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व रख रहे हैं। 3 इंडस्ट्री हमारी रहेंगी पूरी जिंदगी, एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर रहे हैं। कौन कौन सी 3 है? इंडियन रेलवे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये तीनों गवर्नमेंट की है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझते हो? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा 3 छोड़ देंगे, 243 को प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है जी, ये डिसाइड हुआ प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर कौन खरीदना चाहता है? मैं आपको ऑफर देता हूं, लॉस मेकिंग कंपनी है, शेयर खरीद लो। कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं। तो प्राइवेटाइज होगा कैसे? सारी लॉस मेकिंग है, बीमारी लग चुकी है बाबू, बीमारी बहुत खतरनाक, डेंगू बुखार, लॉस मेकिंग। ठीक है, तो बेटा इसको फिर संजीव मित्तल पे हैंड ओवर करने की कोशिश की गई। डॉक्टर संजीव मित्तल। बाबू नहीं, इसका एक अलग डॉक्टर है जिसका नाम है BIFR,
बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको जिम्मेदारी दी गई इन सारी एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करो। उसने कहा पूरी ट्राई करूंगा। बेटा ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता गया और प्राइवेटाइज करता चला गया, ठीक है। लेकिन कुछ एंटरप्राइजेस बहुत सिक थी, बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई थी कुछ एंटरप्राइजेस को, जो बेटा रिवाइव और रीस्ट्रक्चर हो ही नहीं पा रही थी। तो BIFR ने गवर्नमेंट को समझाया ये बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे पूरी जिंदगी, आप एक काम करो इन एंटरप्राइजेस को बंद कर दो। एट द एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनको क्लोज डाउन करेंगे। पहले बताओ इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? अभी आगे की बात है, अभी खत्म नहीं हुई बात। बेटा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनको वो क्या करेंगे, क्लोज डाउन करेंगे। लेकिन बेटा आपको पता है गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? हमेशा मोटिव क्या है? वेलफेयर, प्रॉफिट तो नहीं कमाना है ना। अब बेटा अगर गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को बंद कर देती तो उनके एम्प्लॉइज का क्या होता? वो अनएम्प्लॉयड हो जाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया समझो, गवर्नमेंट ने एक फंड सेटअप करा जिसका नाम है नेशनल रिन्यूअल फंड। अब बड़े काम की बात है, ये समझ लो, नेशनल रिन्यूअल फंड। गवर्नमेंट ने एक फंड सेटअप करा जिसका नाम है नेशनल रिन्यूअल फंड। इन्होंने क्या करा, करोड़ों रुपए डाले इस फंड में। आप फंड का मतलब बैंक अकाउंट से समझो, एक बैंक अकाउंट खोला, करोड़ों रुपए कंट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट ने, और जिन जिन एंटरप्राइज को वो बंद कर रहे थे उन्होंने एंटरप्राइज में जितने भी वर्कर काम करते थे उनको यहां से एडवांस सैलरी दी गई, 3-3 महीने की, 6-6 महीने की। उनको बोला गया हम इन एंटरप्राइजेस को बंद कर रहे हैं लेकिन आप एक काम कर सकते हो, नई जॉब ढूंढ लो, हम आपको कुछ महीने की एडवांस सैलरी दे रहे हो, ताकि वेलफेयर बना रहे। समझ आई बात? ये है प्राइवेटाइजेशन। इतनी बात ओके हुई? अभी एक हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा ये टॉपिक नोट्स में पेज नंबर 35 पर दिया गया है, ठीक है। 35 पर 6 पॉइंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। आपको ये टॉपिक मैंने 6 पॉइंट पूरा कवर कर दिया। एक बात और बोल देता हूं बेटा, देखो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट शेयर को सेल करेगी 51% से अपना कंट्रोल 49% और लेस करेगी, इसको बोला गवर्नमेंट ने सेल ऑफ शेयर। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखो एक बात सुनो, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 50,000 रुपए के, तो मैं बोलता हूं मैंने ना उस कंपनी में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जब मैं शेयर बेच देता हूं मैं बोलता हूं सेल ऑफ शेयर। टेक्निकली उसको बोलता है डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है जी। पेपर में आता है, मैं पक्का बोल रहा हूं, डिसइन्वेस्टमेंट आपसे जरूर पूछेगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, पक्का, ठीक है जी। अभी शुरू के 5 पॉइंट मेरे को कवर करने हैं। टॉपिक का नाम है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और मुझे 5 पॉइंट कवर करने हैं। 6 पॉइंट मैंने पहले बढ़ा दिया, ठीक है जी। स्टार्ट करें और खत्म करें इसको, 2 मिनट की बात है। बेटा देखो पहले मैं बता देता हूं इस टॉपिक में लिखना क्या है, पहले सब सामने देख रहे हैं। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखो एक बात सुनो बेटा, जहां कहीं भी पब्लिक सेक्टर होता है, जहां कहीं भी आपको दिखाई देता है मैनेजमेंट इज वेरी पुअर, मानते हो कि नहीं मानते? मैनेजमेंट बहुत खराब होता है। BSNL, आप खरीदना चाहते हो BSNL की सिम करंट में, पता है आपको हालात। इंडियन रेलवे, पता ही है मैनेजमेंट कितना साफ सुथरा, ठीक है ना, ट्रैवल करने में भी एंजॉय आता है, आपको पता ही है, सब कुछ पता है, ठीक है ना। जहां कहीं भी गवर्नमेंट है बेटा मैनेजमेंट इज वेरी वेरी पुअर। पर बेटा पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ ऐसे काम करें जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी। मुझे उनके फायदे बताने हैं, क्या किया है पब्लिक सेक्टर ने आपके लिए, ठीक है। टॉपिक का मतलब समझ में आया? सबसे पहली हेडिंग शायद होगी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यही हेडिंग है। लो समझने की कोशिश करना बेटा। सब सामने देख रहे हैं मेरे में बेटा, इंडिया में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ एक चीज को उठा रहा हूं मैं, सिर्फ रोड्स को, ठीक है। आप एक काम करो, आपको बड़ी टेंशन हो जाएगी, मैं एक बात बताऊंगा बेटा। आपकी गली है, ठीक है, आपकी खुद की लेन, जिस भी गली में आप रहते हो, कभी सोचा है उसकी कंस्ट्रक्शन पर, उसकी रोड पर कितना पैसा लगाया? आपने तो नहीं लगाया, किसने लगाया? गवर्नमेंट ने। मानते हो कितना पैसा लगा होगा? अंदाजा आ रहा है कितना लगा होगा?
कितना लगा होगा? 10 लाख, 20 लाख, इतना तो लगता होगा एक गली पर, इतना लगता है। चल मान लेता है 20 लाख। बेटा ऐसी सहारनपुर में कितनी गलियां हैं? सिर्फ गलियां गलियां सोच लो। मेन रोड पर आओ, कितनी रोड है? हाईवेज पर आओ, पूरे इंडिया के हाईवेज सोच कर देखना, सारे रेलवे स्टेशन टोटल करो, टोटल सारे पोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स, पसीने छूट रहे हैं। बेटा प्राइवेट प्लेयर मे हेजिटेट टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट। किसी प्राइवेट प्लेयर में ताकत है कि किसी में भी, पूरी 121 करोड़ में किसी एक में ताकत है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दे देश को? कर सकता है कोई? समझ में आ रहा है? कोई नहीं कर सकता बेटा। यू कांट इग्नोर दिस रोल ऑफ गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर। आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, ये सब कुछ आपके लिए किया है गवर्नमेंट ने। समझ आई बात? सेकेंड वन इज रीजनल बैलेंस, यही हेडिंग है बेटा। रीजनल बैलेंस का मतलब होता है रीजन वाइज बैलेंस मेंटेन करना। मतलब बैकवर्ड एरियाज भी उतनी तरक्की करें जितनी मेट्रो सिटीज कर रहे हैं, अर्बन एरियाज भी उतनी तरक्की करें जितनी मेट्रो सिटीज कर रहे हैं। लेकिन बेटा आपको पता है हम ही उसके जिम्मेदार हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो रीजन वाइज बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर ही रही है। आप सोच कर देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर वही बात, HDFC बैंक। कल को मान लो आपको RBI से अथॉरिटी मिल जाए कि आप बैंक खोल लो, तो आप कहां खोलना चाहोगे? आप नाम लोगे किसी ना किसी मेट्रो सिटी का, क्योंकि बेटा वहीं से ही क्लाइंट मिलेगा, वहीं से ठीक कस्टमर मिलेगा, वहीं से ही प्रॉफिट हो सकता है। कोई खोलना चाहता है बेटा गांव में बैंक? कोई नहीं खोलना चाहता। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सारे फैक्ट्री, सारे बैंक गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया में लगाती है, ताकि बेटा वहां के लोगों को भी उतनी ही डेवलपमेंट मिल सके जितनी अर्बन एरियाज के लोगों को मिल रही है। गवर्नमेंट वांट्स टू मेंटेन अ रीजन वाइज बैलेंस। गवर्नमेंट नहीं चाहती बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड हो जाए। ठीक है जी। थर्ड हेडिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझते हो? अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे करने लगते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है। समझो बात को, समझो बेटा। अगर Hyundai को कोई ये कह दे आप एक क्रेटा कार प्रोड्यूस करो, दूसरी मत करो, एक ही करो, आपको पता है उस एक क्रेटा कार की कॉस्ट क्या आएगी? कई करोड़। जिसने वो डिजाइन दिया होगा क्रेटा को वही मांगेगा कई करोड़। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट कई करोड़। मान लो बेटा जिसने डिजाइन दिया उसने 1 करोड़ रुपए मांगे और आपके प्रोडक्शन में पैसे लगे, बोलता हूं मैं 10 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है। और मान लो आपको एक कार पड़ी कितने की? 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। ठीक है। यही आप सोचकर देखो, आपने 20,000 कार प्रोड्यूस करी, क्या होगा बेटा? 10 लाख तो आपके प्रोडक्शन में लग ही रहे हैं, 20,000 कार प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए बेटा ये 1 करोड़ की कॉस्ट डिवाइड होगी 20,000 कार में। पर कार कॉस्ट क्या ही डिजाइनिंग की? 1,000, सॉरी 500 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। कभी सोचा है बेटा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं पर यूनिट कॉस्ट लो जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा पर यूनिट कॉस्ट हमेशा कम होती जाएगी। इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कभी सोचा है एक रजिस्टर प्रोड्यूस करे एक कंपनी जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, और यही वो 1 करोड़ रजिस्टर प्रोड्यूस करे, आपको पता है कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? आप फोटो स्टार्ट कराने जाते हो, आप 1 पेज फोटो स्टार्ट कराते हो, आपसे 2 रुपए मांगता है, आप कहो 200 है, वहीं क्या होगा बेटा? बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। आपने कहा 1.5 दूंगा, वो कहेगा नहीं 1.25 दे दियो। आपने कहा 2,000 पेज है, आपने बोला 50,000 पेज है, 1 रुपए तक आ जाएगा वो। क्यों बेटा? क्योंकि अगर किसी काम को एक बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है बेटा आपकी। इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कभी आपने उड़ती उड़ती खबरें सुनी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज होने जा रही है? सुनी है ना? मैंने भी सुनी है। आपको लगता है हो सकती है? हो सकती है, चलो मान लिया। लेकिन बेटा आपको पता है होने के बाद क्या होगा? अगर आज गवर्नमेंट आपको 8 रुपए या 9 रुपए यूनिट में दे रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएगा?
प्राइवेट सेक्टर ने बेचनी शुरू करी, 12-13 रुपए पड़ेगी उनको घर पे। पता है क्यों बोल रहा हूं बात बेटा? पूरी गवर्नमेंट के एंगल से सोचो, पूरे इंडिया के एंगल से गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पूरे इंडिया के लिए इतने बड़े स्केल पर, बेटा कहीं ना कहीं सस्ती पड़ रही है। गवर्नमेंट हमारे से थोड़ा बहुत कमाती होगी या नहीं कमाती होगी, हमें 8-9 रुपए पर यूनिट में दे रही है। यही सोचकर देखो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर करे इनिशियली तो पूरे इंडिया के लिए नहीं कर पाएगा, छोटे स्केल पे प्रोडक्शन होगा, उसको पक्का महंगा पड़ेगा। ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इग्नोर नहीं कर सकते गवर्नमेंट के आप इस रोल को, जो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर आपके लिए कर रहा है। समझ आई बात? फोर्थ वन इज चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बेटा बड़े काम की बात समझने की कोशिश कर रहा। बेटा देखो, प्राइवेट सेक्टर जब पैसा कमाता है और बहुत बड़े स्केल पे कमाता है तो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हो जाती है इनटू द फ्यू हैंड्स, पैसा कुछ ही हाथ में रह जाता है। लेकिन बेटा अगर गवर्नमेंट पैसा कमाती है तो बेटा गवर्नमेंट का पैसा इकोनॉमी में वापस जरूर आता है। समझो बेटा, कोई पर्सन है बहुत बड़ा, किसी का भी नाम ले लो, टाटा, बिरला, अंबानी, किसी का भी नाम ले लो। अंबानी साहब पहले साल प्रॉफिट कमाया अरबों के खर्चे तो नहीं है, कुछ खाया पिया जुड़ गया। अगले साल कमाया अरबों, पिछले अरबों में से खर्च हो रहा है अगले अरब, फिर जुड़ गए। फिर पैसा कमाया अरबों, कुछ पिछले खर्चे हो रहे हैं, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? वो कमाए जा रहे हैं और इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हो रही है इनटू द फ्यू हैंड्स। पैसा कंसंट्रेट हो ही जा रहा है, कुछ ही हाथों में जा रहा है। लेकिन बेटा गवर्नमेंट के एंगल से सोचा है, गवर्नमेंट कितना टैक्सेस कमाती है पता है आपको? 20 लाख करोड़ इंडिया में 20 लाख करोड़ रुपए आए। खर्चे पता है गवर्नमेंट के? 30 लाख करोड़ होंगे। इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपके एक सिटी में, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज का टोटल कर लेना, उनकी सैलरी का टोटल कर देना, वहीं पसीने आ चुके होंगे आपको। और ये सोच लो पूरे ऑल ओवर इंडिया। बेटा जब भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है इकोनॉमिक पावर कभी कंसंट्रेट नहीं होती। पैसा आता है, गवर्नमेंट हाथों हाथ खर्च कर देती है, सारा पैसा फिर इकोनॉमी में वापस, फिर कमाती है, फिर खर्चा, सब पैसा इकोनॉमी में वापस। कभी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं हो रही। लेकिन प्राइवेट प्लेयर कमाएगा तो बेटा दबता चला जाएगा, पैसा कंसंट्रेट हो जाएगा इनटू द फ्यू हैंड्स। समझ आई बात? एंड लास्ट वन इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लास्ट हेडिंग, चैप्टर खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेटा देखो, बहुत टाइम तक हमने ना क्या किया है, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट किया है। कैपिटल गुड्स समझते हो? मशीनरीज, प्लांट्स, इनका इंपोर्ट किया है बहुत टाइम तक। और आपको पता है इंपोर्ट करने पर क्या होता है? बहुत सारी फॉरेन करेंसी जाती है, जो हमारे पास रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज के, वो खाली होते हैं, ठीक है ना बेटा। और कैपिटल गुड्स जनरली महंगे होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बहुत बहुत महंगी होती है। हम खरीदते हैं 1-1 करोड़, 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ की मशीनरियां खरीदते हैं फॉरेन से। बेटा अब होता क्या है, गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई और गवर्नमेंट ने आज की तारीख में इनका इन हाउस प्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है। बेटा हम इंपोर्ट को तो सब्स्टिट्यूट कर ही रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, इन हाउस खरीद रहे हैं आज की तारीख में। बल्कि हमने छोटी छोटी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक नेपाल, भूटान, बहुत छोटी कंट्रीज है। आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो इंडिया में, पब्लिक सेक्टर से बनवा रहे हो और बिकवा रहे हो बेटा, बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है जी। हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चैप्टर ओवर।